आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं, यानी कि जो अपन ने चैप्टर नंबर 7 का यूनिट नंबर फर्स्ट स्टार्ट किया था फाइनल अकाउंट्स ऑफ नॉन मैन्युफैक्चरिंग एंटिटीज, उसके अपन ने ट्रेडिंग पी एंड एल बैलेंस शीट के बारे में पढ़ लिया। आज हम उसका एक इलस्ट्रेशन पूरा करने वाले हैं जो कि पेज नंबर 7.42 पर है, और इलस्ट्रेशन नंबर 12 आज अपन करेंगे पेज नंबर 7.42 पे, जिसमें कि अपन सारे के सारे एडजस्टमेंट जो भी अपन से इसमें दिए हुए होंगे वो अपन आज कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, तो इलस्ट्रेशन नंबर 7.42 पे इलस्ट्रेशन नंबर 12 दिया हुआ है, तो अपन उसको स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो इलस्ट्रेशन जो दिया हुआ है उसको पहले समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से दिया हुआ है। लिखा हुआ है जी, द फॉलोइंग शेड्यूल बैलेंस ऑन 31st March 2020 extracted from the books of Shri Gavaskar, whose carries on business under the same name and style of Messrs Gavaskar Vishwanath एंड कंपनी एट बॉम्बे। मतलब एक मैसर्स कंपनी जो गावस्कर विश्वनाथ कंपनी है एट बॉम्बे में है, और उसका पर्टिकुलर डीआरसी यानी कि ट्रायल बैलेंस अपन को दिया हुआ है। कैश इन हैंड दिया है, कैश एट बैंक दिया है, डेटर दिया है, स्टॉक दिया हुआ है अपन को, ओपनिंग फर्नीचर एंड फिक्सचर दिया हुआ है, ऑफिस इक्विपमेंट दिया हुआ है, बिल्डिंग मोटर कार, सन्ड्री क्रेडिटर, लोन फ्रॉम विश्वनाथ दे रखा है, प्रोविजन फॉर बैड डेट दे रखा है, परचेज दे रखा है, परचेज रिटर्न है, सेल्स रिटर्न है, सैलरी, रेंट फॉर गोडाउन, इंटरेस्ट ऑन लोन फ्रॉम विश्वनाथ, रेंट एंड टैक्सेस, rates and taxes, discount allowed to debtor, discount received from creditor, freight on purchase, carries out by drawing, printing and stationery, electricity charges, insurance premium, general office expenses, bad debt, bank charges, motor car expenses और capital। और दोनों साइड का अपन को जो टोटल दिया हुआ है वो दिया हुआ है 47,22,000। ठीक है सब। तो गाइस अब इसमें लिखा हुआ है प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2020 एंड द बैलेंस शीट as at that date after making a provision for the following। यानी अपन को ट्रेडिंग पी एंड एल बैलेंस शीट बनानी है, जो इसमें प्रोविजन ये दे रहा है वो सारे के सारे उसमें एडजस्ट करने हैं। तो अपन को कुछ प्रोविजन दिए हुए हैं, प्रोविजन अपने पास टोटल 6 प्रोविजन है, जिसमें पहला है कि डेप्रिसिएशन बिल्डिंग पर लगाने का है 5%, फर्नीचर एंड फिक्सचर पे 10%, एक वन स्टील टेबल थी जो कि परचेज करी थी ड्यूरिंग द ईयर 14,000 और वो सोल्ड कर दी गई सेम प्राइस पर, बट द सेल प्रोसीड वर रॉन्गली क्रेडिटेड टू सेल्स अकाउंट। तो गाइस पहला जो एडजस्टमेंट अपन को नजर आ रहा है वो आ रहा है सेल्स के लिए, कि इन्होंने क्या करा कि कोई स्टील टेबल थी जो कि परचेज करी थी 14,000 की, सेम रेट पे इन्होंने सेल कर दी 14,000 और वो इन्होंने सेल में इंक्लूड कर रखी थी। तो गाइस ये गलत है, ये सेल नहीं है, तो अपन को इसमें से क्या है सेल्स में से उसको लेस कराना है 14,000। ठीक है, उसके बाद अपन का पहला स्टेटमेंट यानी पहला जो एडजस्टमेंट है वो सेल्स में अपन करने वाले हैं। फिर उसके बाद इसमें पॉइंट सीधे रखा ऑफिस इक्विपमेंट पे 15% आपको डेप्रिसिएशन चार्ज करने का है, लेकिन इसमें भी कुछ एक एडजस्टमेंट है। परचेज ऑफ टाइपराइटर ड्यूरिंग अ ईयर 40,000, एक आपने टाइपराइटर परचेज किया था 40,000 रुपए का, असेट्स है हमारी, और हैज बीन रॉन्गली डेबिटेड टू परचेज, तो इन्होंने परचेज में उसको डेबिट कर दिया, तो गलत है, तो इसको अपन परचेज में से लेस करेंगे। यानी एक अपन को सेल्स का मिल गया एडजस्टमेंट, एक परचेज का मिल गया, क्योंकि टाइपराइटर एक असेट्स है, आप उसे परचेज में कैसे डाल सकते हैं गुड्स की, तो उसको अपन लेस कराएंगे। और मोटर कार पर जो है डेप्रिसिएशन लगाना है ऊपर को लगाना है 20%। तो ये पहला एडजस्टमेंट है। दूसरा है क्लोजिंग स्टॉक अपन को दे रखा है, कोई बात नहीं, अपन को ये बात पता होनी चाहिए ट्रायल बैलेंस के बाहर है, तो इसका मतलब ये परचेज में से एडजस्ट नहीं हुआ है और इसको अपन लोग क्लोजिंग साइड दिखाएंगे, यानी बाय क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, ट्रेडिंग अकाउंट में 2 मंथ्स का रेंट, गोडाउन इज आउटस्टैंडिंग, तो कोई बात नहीं, आउटस्टैंडिंग है रेंट, तो अपनी लायबिलिटी है, पी एंड एल में इसका एडजस्टमेंट करेंगे और इसका काम पे करेंगे गाइस बैलेंस शीट के अंदर। इंटरेस्ट ऑन लोन फ्रॉम विश्वनाथ इज पेबल 12%, यानी कि जो विश्वनाथ ने जो इंटरेस्ट ऑन जो लोन ले रखा था उस पर इंटरेस्ट 12% देनी है, और जो लोन टेकर उसने किया था वो 1 मई को किया था। मतलब इस साल अगर मैं बात करूं तो इंटरेस्ट कितने महीने का चार्ज होगा, मई से लेकर मार्च तक, यानी 11 मंथ का चार्ज करेंगे हम लोग, क्योंकि 1 मई को टेकन किया है। प्रोविजन फॉर बैड डेट इज टू मेंटेन करना है सिंडिकेट डेटर पे कितने परसेंट का गाइस 5% का। ठीक है, उसके नेक्स्ट 6 है इंश्योरेंस प्रीमियम में इंक्लूडेड 40,000 पेड टुवर्ड्स प्रोप्राइटर्स लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। तो गाइस इंश्योरेंस प्रीमियम में 40,000 रुपए का प्रोप्राइटर की खुद की पॉलिसी पे खुद की पॉलिसी ली हुई है उसने, यानी कि ये इसकी ड्राइंग है तो उसको अपन कैपिटल में से लेस कराएंगे। ठीक है, और इंश्योरेंस के अमाउंट में से भी इसको हटाना होगा क्योंकि ड्राइंग है। एंड बैलेंस जो है इंश्योरेंस वो कवर दे रखा है 1/4/19 से 30/6/20 तक, मतलब याद रखो 1 अप्रैल से लेके 19 से लेकर 30 जून 20 तक। इसका मतलब अगर अपन बात करें तो ये टोटल 1 अप्रैल से लेके 1/4/19 से लेके और 30/6/20 तक रखा। अगर अपन इसमें मंथ काउंट करें तो ये अपने टोटल 15 मंथ होते हैं, क्योंकि 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक 12 मंथ, फिर अप्रैल में और जून 3 महीने, तो टोटल कितने का 15, जबकि अपन को इस साल केवल कितने का चाहिए 12 महीने का। इसका मतलब 3 महीने का हमारा क्या है जी आउट यानी प्रीपेड है, हमने एडवांस में पेड कर रखा है 3 मंथ का, तो वो भी अपन को एडजस्ट करना है। ठीक है, आई होप ये बात आपको समझ में आई होगी। 1/4/19 से 30 तक 15 महीने होते हैं, 15 मंथ्स होते हैं, इसमें अपन 12 मंथ का अपन का इस साल का 3 मंथ का इन्होंने एडवांस पेड कर रखा है, इसको अपन बोलेंगे प्रीपेड। ठीक है, तो ये है अपना इंश्योरेंस का। अब उसके बाद इन्होंने अपन को बोला है बस ये 6 एडजस्टमेंट है, और अब अपन इसमें स्टार्ट करेंगे ट्रेडिंग पी एंड एल एंड बैलेंस शीट का। ठीक है, तो सबसे पहले अपन बनाएंगे ट्रेडिंग, तो लिखेंगे इन द
बुक्स ऑफ मैसर्स, नाम दे रखा है जी मैसर्स गावस्कर विश्वनाथ एंड कंपनी। ठीक है, तो ये अपन का इनका बुक्स है। ठीक है, अपन इसमें बनाएंगे क्या जी, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, तो ये अपन इसमें प्रिपेयर करने वाले हैं। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आएगा, एक एक एडजस्टमेंट इसका अच्छे से करेंगे। ठीक है, तो पहले अपन को ट्रेडिंग और P&L बनाना है। अपन को पता है ट्रेडिंग में 5 आइटम्स के अलावा कुछ नहीं जाता, ओपनिंग स्टॉक, परचेज, सेल्स, डायरेक्ट एक्सपेंसेस और क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, सब तो मैं यहाँ पे पर्टिकुलर डेट, पर्टिकुलर अमाउंट नहीं लिख रहा हूँ, डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पे टू ओपनिंग स्टॉक। ठीक है, ओपनिंग स्टॉक अपन को क्वेश्चन में गिवन दिया हुआ है 1/4/19 को, और ये अपन को दे रखा है 6,20,000 का, तो अपन यहाँ पे लिखेंगे 6,20,000। ये अपना है टू ओपनिंग स्टॉक। उसके बाद अपन लोग लिखेंगे यहाँ पर टू परचेज। तो गाइस परचेज के बारे में अपन को एक एडजस्टमेंट पता था कि टाइपराइटर परचेज किया था, असेट 3 और परचेज में इंक्लूड कर रखा था, उसे अपन लेस कराएंगे। तो परचेज जो दे रखी है वो अपन को नीचे आएंगे, अपन प्रोविजन फॉर बैड डेट के नीचे परचेज दे रखी है अपन को 14 लाख की। ठीक है गाइस, अंदर ही लिखा 14 लाख। उसके बाद इसमें से लेस करेंगे टाइपराइटर। ठीक है, टाइपराइटर और टाइपराइटर कितने का दे रखा था नीचे, फर्स्ट एडजस्टमेंट में अपन चलते हैं। तो अपन को जो टाइपराइटर दे रखा था वो दे रखा था 40,000 का, तो अपन को 40,000 इसमें से लेस करने पड़ेंगे, क्योंकि असेट्स की परचेज जो होती है वो असेट्स जो होती है वो परचेज में कभी भी इंक्लूड नहीं होती है। और गाइस अब देखते हैं कि इसमें कोई परचेज रिटर्न दे रखी है क्या, तो चेक करते हैं जी। तो अपन को यहाँ पे परचेज रिटर्न दे रखी है और जस्ट उसी के नीचे दे रखी है अपन को, वो दे रखी है जी 26,000 की अपन को परचेज रिटर्न दे रखी है। तो लेस करेंगे इसमें से परचेज रिटर्न। ठीक है गाइस, परचेज रिटर्न 26,000 की अपन को ये दे रखी है, और अपन इसको नेट एडजस्ट करके बाहर इसको लिखेंगे। तो गाइस 14 लाख इसमें से माइनस कराएंगे अपन, एक तो 40,000 और एक इसमें से माइनस कराएंगे 26,000, तो ये अपन लिखेंगे 13,34,000। ठीक है गाइस, कितना लिखेंगे 13,34,000। अब अपन लिखेंगे जी बाय सेल्स, इसका भी एडजस्टमेंट था। तो पहले अपन सेल्स लिखते हैं। तो सेल्स अपन को दे रखी है 23 लाख की, कितने की दे रखी है 23 लाख, और उसके जस्ट नीचे ही सेल्स रिटर्न दे रखी है, तो उसको भी लेस कराते हैं पहले सेल्स रिटर्न। और सेल्स रिटर्न गाइस कितने की दे रखी है अपन को 42,000 की, तो 42,000 की। ठीक है, और लेस करेंगे एडजस्टमेंट फर्स्ट पे चलते हैं अपन। तो गाइस एडजस्टमेंट जो फर्स्ट लिखा हुआ है कि इन्होंने क्या वन स्ट्रीट टेबल जो थी परचेस करी थी 14,000 की, जो कि इसमें शामिल है, तो अपन उसको क्या करेंगे जी लेस करेंगे। ठीक है, इसमें लिखा हुआ है पहला पढ़ते हैं इसका फर्नीचर एंड फिक्सचर 10%, और उसी में था एक स्टील टेबल, तो लेस फर्नीचर एंड फिक्सचर, या आप लिख सकते हैं सेल ऑफ फर्नीचर एंड फिक्सचर। ठीक है गाइस, तो फिक्सचर जो ये थी 14,000 की, तो बस ये अपन को लेस करने के बाद नेट एडजस्ट करके लिखनी है। ठीक है, 23 लाख माइनस करेंगे इसमें से 42,000 और माइनस करेंगे इसमें से 14,000, तो गाइस ये आएगा आपका 22,44,000। ठीक है गाइस, 22,44,000। अब यहाँ पे अपन लिखेंगे बाय क्लोजिंग स्टॉक, यानी क्लोजिंग स्टॉक का एडजस्टमेंट में दिया हुआ है अपन को, एडजस्टमेंट नंबर सेकंड चेक करेंगे तो 4,40,000 का अपन को यहाँ पे ये दिया हुआ है। ठीक है गाइस, अब अपन चलते हैं ऊपर ट्रायल बैलेंस पर, अपन परचेज के बाद परचेज रिटर्न हो गई, सेल्स हो गई, सेल्स रिटर्न हो गई, सैलरी P&L का आइटम है, रेंट ऑफ बोर्ड P&L का, इंटरेस्ट ऑन P&L का, रेंट एंड टैक्स P&L का, डिस्काउंट अलाउड डेटर और डिस्काउंट रिसीव्ड ऑन क्रेडिटर ये भी P&L का, फ्राइट ऑन परचेज ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस है ट्रेडिंग का, ये दे रखा है आपको कितने रुपए का 12,000 का, फ्राइट ऑन परचेज ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, परचेज से रिलेटेड सारे के सारे एक्सपेंसेस ट्रेडिंग के, और सेल्स से रिलेटेड सारे के सारे एक्सपेंसेस P&L, तो ऐसे इधर का 12,000 का। उसके बाद कैरेज आउट पर P&L, ड्राइंग, बैलेंस शीट, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, इंश्योरेंस प्रीमियम, जनरल ऑफिस, बैड डेट, बैंक चार्जेस और मोटर कार एक्सपेंसेस, सारे के सारे अपने P&L के आइटम। ठीक है गाइस, अब अपन इसमें निकालेंगे टू ग्रॉस प्रॉफिट, तो टू ग्रॉस प्रॉफिट चेक कर लेते हैं कितना आ रहा है 22,44,000 में 4,40,000 अपन ऐड करेंगे, तो यहाँ का आएगा 26,84,000। ठीक है गाइस, 26,84,000 माइनस कराएंगे इसमें से 6,20,000 माइनस कराएंगे 13,34,000 और माइनस कराएंगे इसमें से 12,000, तो ये आएगा 7,00,000
18,000 का ग्रॉस प्रॉफिट और दोनों साइड अपन इक्वल बराबर करेंगे 26,84,000। ठीक है, अब इसमें यहाँ पे लेके जाएंगे टू ग्रॉस प्रॉफिट बैलेंस शीट फिगर आया अपना, अब यहाँ पे जाएगा पी एंड एल में, तो बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन, तो ये गाइस आएगा अपना 7,18,000। ठीक है गाइस, आई होप कि यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। 7,18,000 आ गया। अपन चलते हैं जी पी एंड एल की तरफ, तो पी एंड एल की तरफ अपन को कई सारे एडजस्टमेंट करने हैं, तो आई होप कि आपको यहाँ तक तो ये समझ में आ गया होगा। तो गाइस मैं यहाँ से इसको इरेज कर रहा हूँ और मैं इसको यहाँ ऊपर लिखूंगा, तो आप लोग इधर में कंटिन्यू चले जाएंगे। ठीक है गाइस, तो मैं इसको ऊपर लिख दे रहा हूँ। परचेस का हो गया, इसमें एक टाइपराइटर का एडजस्टमेंट तो कर दिया। यहाँ पे सेल ऑफ फर्नीचर एंड फिक्सचर में जो वन स्ट्रीट टेबल जो इंक्लूड थी वो अपन ने लेस करा दिया है। ठीक है, तो ग्रॉस प्रॉफिट अपन का 7,80,000 आ गया। तो मैं इसको इरेज करूँ, जगह नहीं है इसलिए ऊपर से लिखना स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, आपको कंटिन्यू ही रखना है ये। तो गाइस अपना जो आया है ग्रॉस प्रॉफिट, उसको मैं लिख देता हूं यहां पे बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन 7,18,000। तो स्टार्ट करेंगे अपन पहले, सबसे पहले जो एडजस्टमेंट दे रखा है फर्स्ट, उसको अपन कंप्लीट करते हैं जी। यहां पे लिखेंगे टू डेप्रिसिएशन। ठीक है गाइस, डेप्रिसिएशन, इसका मैं एक एक का वर्किंग नोट यहाँ पे बनाता चलूंगा, आप भी उसको नोट डाउन करेंगे। ठीक है जी, सबसे पहला वर्किंग नोट है डेप्रिसिएशन का। ठीक है, डेप्रिसिएशन, तो अपन एडजस्टमेंट फर्स्ट पे चलते हैं। फर्स्ट पे चलते हैं तो सबसे पहले इन्होंने हमें देखा है बिल्डिंग पर अपन को 5% लगाना है। बिल्डिंग चेक करेंगे, ऊपर ऊपर स्टार्ट करते हैं। कैश रेंट ऊपर ऊपर दे रखा है, बिल्डिंग अपन को दे रखी है यहाँ पे, तो ऑफिस इक्विपमेंट दे रखा है, उसके बाद अपन को बिल्डिंग जो दे रखी है वो दे रखी है जी 6 लाख की। तो सबसे पहले बिल्डिंग पर लगाएंगे बिल्डिंग, ये वर्किंग नोट नंबर फर्स्ट है बिल्डिंग, तो 6 लाख का 5%। ठीक है जी, 30,000 आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट चलेंगे बिल्डिंग के बाद इन्होंने हमसे बोला यहाँ पे कि फर्नीचर एंड फिक्सचर्स पे, तो फर्नीचर एंड फिक्सचर्स का 2,40,000 का दे रखा है। फर्नीचर एंड फिक्सचर अपन को कितने का दे रखा है 2,40,000 का दे रखा है, जिसमें से अपन को पता है 40,000 की टेबल अपन ने सोल्ड कर दी है, बचेगा 2 लाख। उस पर अपन को लगाना है, इस पर परसेंटेज चेक कर लेते हैं जी कितना परसेंट ये बोल रहा है हमसे। इसने बोला 10% लगाना है इस पर, तो इनटू 10% लगाएंगे तो 20,000 जी हो जाएगा। ठीक है, दो फर्नीचर एंड फिक्सचर्स के बाद अगर अपन आते हैं तीसरा, तो वो आता है अपना ऑफिस इक्विपमेंट, और ऑफिस इक्विपमेंट कितना दे रखा है 15% अपन को लगाना है ऑफिस इक्विपमेंट पे। तो ऑफिस इक्विपमेंट चेक कर लेते हैं जी कितने दे रखे हैं। ऑफिस इक्विपमेंट अपन को दे रखे हैं 1,60,000 के, तो जी यहाँ पे लिखते हैं जी ऑफिस इक्विपमेंट। ठीक है जी, 1,60,000 और अपन को पता 40,000 का अपना टाइपराइटर परचेज किया था, जो कि परचेज में इंक्लूड कर दिया था, तो उधर से माइनस करा के इधर ऐड कराया है, तो ये हो गया जी अपना 2 लाख। और इस पर अपन लोग लगाएंगे 15%। 15% के लिए बोल रहा है, एक बार चेक कर लेते हैं ऑफिस इक्विपमेंट। हाँ जी 15% करा है, तो 30,000 ही हो गया जी। ठीक है, 30,000 ही हो गया। तो बिल्डिंग पे लगा दिया, फर्नीचर पे, ऑफिस इक्विपमेंट पे। अब गाइस बात कर लेते हैं अपन मोटर कार पर 20% लगाने के लिए इसने बोला है, तो मोटर कार चेक कर लेते हैं जी कितने की दे रखी है मोटर कार। मोटर कार अपन को दे रखी है मोटर कार 2 लाख। मोटर कार दे रखी जी, एक बार चेक करते हैं मोटर कार कितने की दे रखी। बिल्डिंग है 6 लाख की, हाँ जी मोटर कार दे रखी 2 लाख, और इस पर अपन को कितना परसेंट चार्ज करना है 20%। मोटर कार पर ये अपन को दे रखी है, अपन को इस पर 20% चार्ज करना है, तो 20% चार्ज करेंगे इस पर। एक बार चेक करते हैं कितने की दे रखी है दोबारा से। ये दे रखी है 2 लाख, 2 लाख का 20%, तो ये हो गया जी 40,000। और इसका टोटल करेंगे 30 और 20 50, 50 और 30 80 और 4 1,20,000 इसका टोटल आ रहा है, जो मैं यहाँ पे साइड में लिख रहा हूँ। यहाँ पे टू डेप्रिसिएशन लिखेंगे, वर्किंग नोट नंबर 1 डाल देंगे, और यहाँ पे लिख देंगे 1,20,000 का डेप्रिसिएशन। आई होप कि गाइस ये आपको समझ में आ गया होगा, यानी कि अपन ने डेप्रिसिएशन का कर दिया है यहाँ पर। अब नेक्स्ट चलते हैं जी, तो पहला एडजस्टमेंट अपना कंप्लीट हो गया है, और डेप्रिसिएशन अपन ने लगा दिया है इस पे 1,20,000 का। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं जी, ऊपर से स्टार्ट करते हैं। अपन पहला एडजस्टमेंट कंप्लीट हो गया अपना, सेकंड एडजस्टमेंट यानी कि अपना जो क्लोजिंग स्टॉक है वो कंप्लीट हो गया। अब अपन ट्रेडिंग एंड पी&एल के बारे में स्टार्ट कर लेते हैं, यानी कि यहाँ पे बिल्डिंग हो गया, मोटर कार हो गया,
परचेज परचेज रिटर्न, सेल्स सेल्स रिटर्न हो गई। सैलरीज लिखते हैं भाई, सैलरीज, तो यहाँ पे लिखा 2 सैलरीज, और सैलरी से रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन नहीं थी तो डायरेक्ट लिख देंगे जी सैलरी दे रखी है 1,10,000 की, ठीक है गाइस, सैलरी से रिलेटेड कोई नहीं है। सैलरी के बाद अपन आते हैं रेंट ऑफ गोडाउन, रेंट फॉर गोडाउन, टू रेंट फॉर गोडाउन। रेंट फॉर गोडाउन के लिए इंफॉर्मेशन, जो गोडाउन का रेंट दे रखा है वो दे रखा है 55,000, कितना दे रखा है गाइस 55,000। कुछ हर किसी का वर्किंग नोट बनाने की अपन को जरूरत नहीं थी, जहां पे अपन इजीली वे में कर सकते हैं तो उधर ही कर सकते हैं, ठीक है। तो 55,000 दे रखा है। जब नीचे चलते हैं, इन्होंने बोला है जो गोडाउन रेंट है वो 2 महीने का आउटस्टैंडिंग। तो एक बात समझने की कोशिश करते हैं, अगर 2 महीने का आउटस्टैंडिंग है इसका मतलब ये कितने महीने का है जी, 10 मंथ का है। अगर अपन 1 मंथ का अगर निकालेंगे तो अपन का जो आएगा 2 मंथ का निकालेंगे तो अपन का आ जाएगा 11,000, ठीक है। तो 11,000 का ही हो गया। तो अपन इसको इस तरीके से नहीं लिखेंगे, इसको अपन मैं आपको समझाता हूं कैसे लिखेंगे। रेंट फ्रॉम गोडाउन में आप लिख दीजिएगा यहाँ पे 55,000, ठीक है, और ऐड कराएंगे इसी में आउटस्टैंडिंग रेंट, और वो किस तरीके से 55,000 डिवाइडेड बाय 12 और इनटू डिवाइडेड बाय 10, क्योंकि 10 मंथ का है तो अपन को 2 महीने का और चाहिएगा, तो अपन का निकल के आ जाएगा 11,000 रुपए, ठीक है। इसको अपन ऐड करेंगे, आप निकाल सकते हैं इसको कि 55,000 है डिवाइडेड बाय 10 मंथ का, तो 1 मंथ का 5500 इनटू 2 कराएंगे तो 11,000 और ऐड करेंगे उसको 55,000 में, तो ये अपना आ जाएगा 66,000। तो आई होप गाइस ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब जी नेक्स्ट 3 एडजस्टमेंट अपने कंप्लीट हो गए। अब बात कर लेते हैं फिर ऊपर चलते हैं स्टार्टिंग। तो यानी कि अपन का इंटरेस्ट रेट ऑफ गोडाउन का इंटरेस्ट ऑन लोन फ्रॉम विश्वनाथ 27,000 दे रखा है, इसके लिए भी अपन को करना पड़ेगा। तो गाइस मैं ये वर्किंग नोट नंबर फर्स्ट हटा दे रहा हूं क्योंकि डेप्रिसिएशन का अपन लोगों ने बना लिया है, ये समझ लिया है। इसमें से मैंने 14,000 लेस कराए थे क्योंकि अपन ने सोल्ड करी थी, और यहाँ पे 40,000 पे टाइपराइटर ऐड करा था क्योंकि अपन ने परचेज करी थी, ठीक है। तो मैं इसको यहां से इरेज कर रहा हूं। अब इंटरेस्ट के बारे में जानते हैं। टू इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन इन्होंने जो दे रखी है वो दे रखी है 27,000। तो पहले तो लो इंटरेस्ट ऑन लोन, तो लोन देखते हैं जी कितने का है। लोन जो टेक लोन फ्रॉम विश्वनाथ ने जो किया है वो दे रखा है जी 3 लाख का, ठीक है जी। कितने का दे रखा है 3 लाख का। इसका एक वर्किंग नोट बना लेते हैं, इंटरेस्ट ऑन लोन वर्किंग नोट नंबर 2, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन लोन, तो इन्होंने लिया 3 लाख का लोन। कब लिया था जी 1 मई 19 को, तो 3 लाख इस पर जो अपन को यानी कि ये जो उन्होंने 3 लाख का जो लोन टेकन किया था, लोन टेकन 3 लाख, ठीक है। तो इस पर जो इंटरेस्ट बनती है वो कितने महीने की बनेगी 11 मंथ की। तो अपन निकालते हैं 11/12 और रेट ऑफ इंटरेस्ट चेक कर लेते हैं जिसकी कितनी रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखी है, वो नीचे अपन को दे रखी है इंफॉर्मेशन में 12%। तो 12 अपॉन यानी 11/12 अपन निकाल लिया, और रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखी 12%। तो गाइस ध्यान रखना है क्योंकि इन्होंने एडजस्टमेंट नंबर जरा 4 दोबारा देखते हैं। इंटरेस्ट लोन फ्रॉम विश्वनाथ इज पेबल 12%, तो 12/100 कर दिया है, और 1 मई को इन्होंने टेकन किया, तो 1 मई से लेके और 31 मार्च 11 मंथ होते हैं। तो अपन देखेंगे कैलकुलेट करते हैं जी कितना बनता है, ठीक है जी। 3 लाख इनटू 12% और इनटू 11 डिवाइडेड बाय 12, तो गाइस ये बनता है जी 33,000। कितना बनता है जी 33,000, ठीक है। और जबकि उन्होंने कितना पेड किया 27,000, तो कितना आउटस्टैंडिंग रहेगा जी। तो अपन इसमें आउटस्टैंडिंग निकाल लेते हैं, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट, ठीक है जी। तो 33,000 माइनस करेंगे 27,000, तो ये होगा जी 6,000, ठीक है। तो यहाँ पे ऐड करेंगे, ऐड आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट, ठीक है जी। वर्किंग नोट नंबर डाल दीजिएगा 2, ठीक है। वर्किंग नोट नंबर 2 कितने का जी 6,000। तो अपन यहाँ पे कितना दिखाएंगे गाइस 33,000, क्योंकि 1 मई को लिया था 11 मंथ का 33,000 बनता है, अपने लिख दिया, और एक्चुअली में इन्होंने 27,000 पेड किया ऊपर, तो 6,000 का आउटस्टैंडिंग है, तो ये अपन यहाँ पे 33,000 लिख दिया। आई होप कि आपको गाइस ये वाला समझ में आया होगा, इंटरेस्ट ऑन लोन का वर्किंग नोट नंबर 2। इससे पहले डेफिनेशन का चार्ट किया था, तो आई होप कि यहाँ तक आपको समझ में, इसको इरेज करूंगा, ठीक है। अपन नेक्स्ट तो अपने 4 एडजस्टमेंट अपन ने कंप्लीट कर लिए। अब उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं जी। अब रेंट फ्रॉम गोडाउन हो गया, इंटरेस्ट हो गया, रेंट एंड टैक्सेस से रिलेटेड, रेट्स एंड टैक्सेस से रिलेटेड कुछ नहीं है, तो 2 रेट्स एंड टैक्सेस एज इट इज लिखेंगे। रेट्स एंड टैक्सेस का ये दे रखा है गाइस आपको 21,000 का, तो एज इट इज मैंने यहाँ लिख दिया है। उसके बाद दे रखा है, नीचे चलते हैं, डिस्काउंट अलाउड टू डेटर, तो ये भी मान ली लॉज है, टू डिस्काउंट अलाउड टू डेटर,
ठीक है, टू अलाउड डेटर, ये अपने लिख दिया है जी 24,000 का, ठीक है गाइस। उसके बाद इन्होंने लिखा हुआ है कि डिस्काउंट रिसीव फ्रॉम क्रेडिटर, तो यहाँ पे लिखेंगे बाय डिस्काउंट रिसीव फ्रॉम क्रेडिटर, ठीक है गाइस। और ये कितने का दे रखा है अपन को 16,000 का, ठीक है। उसके नीचे दे रखा है प्राइस ऑन परचेज जो कि अपन ने ट्रेडिंग में कर दिया है इसका काम। नेक्स्ट चलते हैं जी, कैरेज आउटवर्ड लिखेंगे टू कैरेज आउटवर्ड। गाइस जितने भी आउटवर्ड होते हैं सारे के सारे P&L के और इनवर्ड सारे के सारे ट्रेडिंग होते हैं। कैरेज आउटवर्ड दे रखा है जी 20,000 का, क्योंकि इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है आउटवर्ड, ठीक है। उसका ड्राइंग बैलेंस शीट क्या करना है, टू प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी लिखेंगे, टू प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। गाइस ये दे रखा है आपको 80,000 का, तो अपन ने यहां पे लिख दिया 80,000। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी के बाद बात करते हैं इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस का, टू इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस का दे रखा है अपन को 22,000 का, तो अपन ने लिख दिया जी 22,000। उसके बाद नीचे चलते हैं, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस के बाद आता है जी इंश्योरेंस प्रीमियम। इसके बारे में अपन को रखना है यहाँ पे टू इंश्योरेंस प्रीमियम, क्योंकि इसने प्रीमियम फिर कितने का दे रखा है 55,000 का, ठीक है। 55,000 का दे रखा है। अब जरा इसके लिए एडजस्टमेंट पे चलते हैं, एडजस्टमेंट नंबर 6 पे। तो 40,000 का था ओनर का, तो उसको लेस करेंगे, तो लेस लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी में शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी का 40,000 रुपए अपन को लेस करने का है। तो गाइस कितना बचेगा 15,000, ठीक है। इसमें से अपन लोग लेस करेंगे प्रीपेड, ठीक है गाइस। क्यों? क्योंकि अपन को मैंने बताया था ना आपको कि ये जो 15th है वो अपन को 1 अप्रैल से लेकर 30 जून तक दे रखा है, 15 मंथ का दे रखा है। तो अपन को उसमें जो प्रीपेड वाला वो निकालना है, क्योंकि P&L तो बोलता है कि इस साल का जो एक्सपेंसेस है सिर्फ अपन को वही दिखाना है। तो ये 15 मंथ का है और इनटू अपन को केवल कितने का चाहिए था 12 मंथ का, तो इसमें 3 मंथ का जो प्रीपेड है वो अपन लेस कराएंगे 3,000, तो ये अपना आ जाएगा जी कितना जी 12,000, ठीक है। इतना समझ में आ रही है, यानी प्रीपेड पहले इंश्योरेंस प्रीमियम 50,000, जो लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम ओनर का था ये ड्राइंग है, ये कैपिटल में से लेस होगा 15,000 का बचे, जो 15,000 का है अपने 15 मंथ का, क्योंकि 1 अप्रैल से लेके 30 जून तक दे रखा था, जो कि मैंने आपको मंथ के अकॉर्डिंग समझाया। तो ये 15 मंथ का है, अपन को 3 मंथ का जो प्रीपेड दे रखा है वो अपन ने लेस करा के 12,000 यहां पर लिख दिया, ठीक है। 6th एडजस्टमेंट भी कंप्लीट हो गया, 5th एडजस्टमेंट एक रहेगा, उसको भी अपन करेंगे। इंश्योरेंस का जनरल ऑफिस एक्सपेंसेस आते हैं, वो भी अपन लिख देते हैं जी, ठीक है गाइस। तो गाइस हमारे पास इधर की जगह नहीं है, तो आई होप कि आपको इतनी बात ही समझ में आई होगी यहां तक जो मैंने आपको बताया है, यानी कि 120 वाला सैलरी का, रेंट का, इंटरेस्ट ऑन लोन का, रेंट एंड टैक्सेस का, डिस्काउंट अलाउड का, कैरेज का, प्रिंटिंग का, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस का, इंश्योरेंस प्रीमियम का, और ये जो इंश्योरेंस प्रीमियम है लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम लेस कराया है, क्योंकि ये हमारा बैलेंस शीट का आइटम है, कैपिटल में से लेस होगा, और प्रीपेड अपन ने 3,000 का ये लेस कर दिया, ठीक है। तो मैं अब इसको इरेज कर रहा हूं और मैं कंटिन्यू करूंगा, आपको इसमें कंटिन्यू करने का है, ठीक है। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि इसमें एडजस्टमेंट है, और गाइस एडजस्टमेंट फाइनल अकाउंट में मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, उनको बोलते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो अपन ने इंश्योरेंस का करा, इंश्योरेंस के बाद अगर अपन चलते हैं आगे तो आपको मिलेगा टू जनरल ऑफिस एक्सपेंसेस। जनरल ऑफिस एक्सपेंसेस गाइस कितने के दे रखे हैं अपन को 30,000 के, तो एज इट इज लिखेंगे, कोई एडजस्टमेंट यहाँ पे नहीं है। जनरल एक्सपेंसेस के बाद अगर आते हैं अपन बैड डेब्ट को भी छोड़ के चलेंगे, टू बैंक चार्ज, क्योंकि इससे रिलेटेड अभी हमारा एडजस्टमेंट है, टू बैंक चार्जेस। बैंक चार्जेस गाइस कितने रुपए के दे रखे हैं 60,000 के, एज इट इज लिखेंगे। उसके बाद दे रखा है टू मोटर कार एक्सपेंसेस, तो मोटर कार एक्सपेंसेस गाइस लिखेंगे, ये दे रखा है आपको 36,000 का, ठीक है। अब यहाँ पे अपन को टू प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट ये चाहिएगा अपन को। अब देखते हैं P&L से कितना चार्ज करते हैं, ठीक है। तो इसका वर्किंग नोट अपन बनाने वाले, इससे पहले अपन ने कितने वर्किंग नोट कंप्लीट कर लिए हैं, 2 वर्किंग नोट कंप्लीट कर लिए थे। अभी थर्ड वर्किंग नोट है, इसको जरा ध्यान से समझना। ये मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखता हूं, प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट को शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं PVD, ठीक है, PVD। इसका सबसे पहले लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, क्योंकि ओपनिंग बैलेंस आपको दे रखा है, आप आ जाएंगे ऊपर, तो ऊपर अपन को मिला था लोन फ्रॉम विश्वनाथ के लिए प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट 30,000 का, तो अपन ने लिख दिया है यहाँ पे 30,000, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे टू बैलेंस कैरी डाउन क्लोजिंग, और यहाँ पे लिखेंगे टू बैड डेब्ट। जो बैड डेब्ट हुए वो अपन को दे रखे हैं, नीचे आप आ जाइएगा ट्रायल बैलेंस में, नीचे अपन को बैड डेब्ट दे रखा था 20,000 का, तो अपन ने लिख दिया गाइस 20,000, ठीक है गाइस।
अब उसके बाद उन्होंने बोला है एडजस्टमेंट नंबर 5 पे चलते हैं, लिखा हुआ प्रोविजन फॉर बैड डेट इज टू बी मेंटेन 5% ऑन सन्ड्री डेटर, सन्ड्री डेटर पे 5% बनाना है। तो जरा आते हैं अपन डेटर्स पे, तो जरा जाके चेक करते हैं डेटर कितने के दे रखे, ऊपर ही ऊपर चलते हैं। अपन को दे रखा है जी सन्ड्री क्रेडिटर दे रखे हैं, और अपन को डेटर कहां दिया हुआ है, चेक करते हैं ऊपर ऊपर सन्ड्री डेटर दे रखे हैं 8,60,000 के, ठीक है गाइस। तो 8,60,000 का अपन को बनाना है जी 5%, तो बनाएंगे कोई दिक्कत नहीं है जी। 8,60,000 का 5% ये होगा जी 43,000, ठीक है, कितना हो गया जी 43,000। अब गाइस कोई ये मत बोलना कि सर 8,60,000 में से आपने 20,000 बैड डेट लेस क्यों नहीं किया, क्योंकि ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है, डीआरसीआर दिया हुआ है, ऑलरेडी डेटर के अमाउंट में से बैड डेट ऑलरेडी एडजस्ट था, तो इसीलिए हमने लेस नहीं कराया। अगर ये बैड डेट नीचे होते यानी एडिशनल इंफॉर्मेशन होते तो अपन पहले 8,60,000 में से 20,000 के बैड डेट को लेस कराते, उसके बाद प्रोविजन बनाते। लेकिन इधर ट्रायल बैलेंस के अंदर जैसे स्टॉक का सेम सब प्रोसीजर उसी की तरीके से है, तो बैड डेट अंदर है, इसका मतलब ऑलरेडी डेटर की क्लोजिंग बैलेंस से एडजस्ट हो गया। तो अब 8,60,000 का 5% 43,000 प्लस 20,000 को माइनस कराएंगे इसमें से 30,000, तो ये अपन का 33,000 का प्रोविजन अपन को बनाना है। तो यहाँ पे बाय पी एंड एल बैलेंसिंग फिगर 33,000। आई होप कि गाइस ये आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। 63,000 है, ये भी टोटल 63,000 है। यहाँ प्रोविजन फॉर बैड डेट लिखेंगे अपन 33,000 का। वर्किंग नोट नंबर ये थर्ड था, ठीक है, वर्किंग नोट नंबर थर्ड था, तो हम यहाँ पे लिखेंगे वर्किंग नोट नंबर 3, ठीक है, जिससे अपन को यानी एग्जामिनर को भी समझ में आएगा। तो 33,000 है। आई होप कि गाइस ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा 33,000 का, ठीक है। अब तो गाइस सारे के सारे एक्सपेंस हो गए। उधर अपन का 7,80,000 था, और एक अपना जो डिस्काउंट रिसीप्ट का जो आया था 16,000 का, ठीक है, उसमें से अपन सब कुछ माइनस करेंगे, सैलरी का, रेंट का, तो अपन का जो बैलेंस आएगा वो आएगा टू नेट प्रॉफिट, ठीक है, बैलेंसिंग फिगर ये आएगा जी 1,73,000। ब्रैकेट में लिखेंगे नेट प्रॉफिट, कहां पे ट्रांसफर होता है जी, ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, ठीक है, ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट में करेंगे, और दोनों साइड का अपन टोटल लगा देंगे। ये आ रहा है जी 7,34,000, 7,34,000। आई होप कि गाइस ये आपको एडजस्टमेंट समझ में आया होगा प्रोविजन का। अपन ने जैसे इसका प्रोविजन का ऑलरेडी समझा था कि बैड ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस, बैड डेट अगर आता है तो एंट्री पोस्ट होती है प्रोविजन फॉर बैड डेट अकाउंट डीआर टू बैड डेट, तो टू बैड डेट एज अ पी एंड एल का काम करता है, ठीक है। और फिर बैलेंसिंग पर अपन को कितने का प्रोविजन की जरूरत है 33,000 की, तो अपन ने ये यहां पे लिख दिया पी एंड एल के अंदर प्रोविजन फॉर बैड डेट, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ में आएगा। इस तरीके से अपना ट्रेडिंग और पी एंड एल था, दोनों का अपन यहां पर आंसर लेके आए हैं। अब अपन चलते हैं इसकी बैलेंस शीट के अंदर, ठीक है। अगर कोई भी एडजस्टमेंट अगर आपको तकलीफ दे रहा है तो आप मुझे बता दीजिएगा कमेंट सेक्शन में लिख के, मैं आपको दोबारा से उसे बता दूंगा कि क्या प्रोसीजर। लेकिन इसमें बहुत सिंपल था। इंश्योरेंस का मैंने आपको बताया कि 55,000 में 40,000 तो उसकी पर्सनल लाइफ का तो वो अपन ने लेस करा दिया क्योंकि वो कैपिटल में से लेस होगा, ठीक है। उसके बाद जो 50,000 बचा तो उसने बोला था कि 1 अप्रैल से 19 से लेकर 30 जून 2020 यानी कि 15 मंथ का अगर मंथ काउंट करेंगे, इस साल का अपन को 12 मंथ का चाहिए था तो अपन ने 12 मंथ का लिया, तो 3 मंथ का जो प्रीपेड था वो अपन ने लेस करा दिया, ठीक है गाइस। तो अब अपन बात कर लेते हैं इसकी बैलेंस शीट के बारे में, ठीक है। तो मैं इसको इरेज कर रहा हूं, 3 वर्किंग नोट बनाए थे अपन ने इसमें। अब बात करते हैं इसकी बैलेंस शीट के बारे में, जो कि बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बैलेंस शीट का फॉर्मेट आप सब लोगों को आता ही है, liabilities amount, assets amount, balance sheet as on 31st March 2020, ठीक है। यहां पे लिखेंगे अपन liabilities, यहां पे लिखेंगे अपन amount, यहां पे लिखेंगे assets और यहां लिखेंगे amount, ठीक है। ये लिख दिया अपन ने लायबिलिटीज, अमाउंट, असेट्स, अमाउंट। सबसे पहले गाइस अपन लिखेंगे यहां पर कैपिटल, क्या लिखेंगे जी कैपिटल। चलते हैं देखते हैं बैलेंस शीट में कैपिटल का कितना देना। बैलेंस शीट में दे रखी है कैपिटल 16,20,000, ठीक है गाइस। इसमें से लेस करेंगे एक तो ड्राइंग जो कि अपन को दी हुई है ट्रायल बैलेंस में, और लेस करेंगे इसमें से यानी कि जो ओनर की पॉलिसी थी, ठीक है, एलआईसी पॉलिसी जो ली हुई थी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, ठीक है। तो ड्राइंग जरा जाके चेक कर लेते हैं जी कितने की दे रखी है। ड्राइंग दे रखी है 1,20,000 की, ठीक है, लेस कराते हैं। और एलआईसी का जो प्रीमियम था वो था 40,000, और इसमें ऐड करेंगे जो नेट प्रॉफिट अपना आया था पी एंड एल से
वो आया था जी 1,73,000 का, उसको अपन ऐड करेंगे तो देखते हैं जी कितना आता है। इसके अलावा और इसमें कुछ नहीं है, यानी कि 16,20,000 माइनस कराएंगे 1,20,000 ड्राइंग का, माइनस कराएंगे इसमें से 40,000 इंश्योरेंस पॉलिसी का, और प्लस करेंगे इसमें से 1,73,000 प्लस कराएंगे तो आएगा 16,33,000। ठीक है गाइस, कितना आएगा 16,33,000। ठीक है, आई होप कि आपको ये बात समझ में आएगी। अब चलते हैं जी लोन फ्रॉम विश्वनाथ से दे रखा है, लोन फ्रॉम विश्वनाथ। ठीक है, लोन फ्रॉम विश्वनाथ दे रखा है। अब अगर बात करें लोन फ्रॉम विश्वनाथ तो अंदर लिखेंगे इसमें 3 लाख। ठीक है जी, और इसमें ऐड करेंगे आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट जो कि अपन ने निकाली थी कितने की थी 6,000 की, तो अपन इसको लिखेंगे 3,06,000 क्योंकि आउटस्टैंडिंग अपन ने बताया था एडजस्टमेंट के पी&एल में तो दिखाई नहीं दिखाई और वो हमारी लायबिलिटीज रह गई है तो वो भी अपन को यहाँ पे दिखानी पड़ेगी। ठीक है गाइस, अब उसके बाद चलते हैं जी अब आगे। अब उसमें सन्ड्री क्रेडिटर दिया होगा आपको, तो सन्ड्री क्रेडिटर लिखेंगे, सन्ड्री क्रेडिटर जो कि अपन ने लिखी। सन्ड्री क्रेडिटर की अमाउंट चेक कर लेते हैं जी कितनी आ रही है। सन्ड्री क्रेडिटर दे रखे हैं आपको 4,30,000 के, ठीक है, ट्रायल बैलेंस के अंदर। उसके बाद करते हैं आउटस्टैंडिंग रेंट गोडाउन का, तो आउटस्टैंडिंग रेंट जो हमने निकाला था गाइस कितने का था 11,000। ठीक है गाइस, ये आउटस्टैंडिंग रेंट का कर दिया। अब चलते हैं जी असेट साइड। अब अपन चलते हैं असेट साइड, तो कैश इन हैंड, कैश इन में बाद में लिखेंगे, डेटर बाद में लिखेंगे। पहले अपन लिखते हैं फर्नीचर एंड फिक्सचर, फर्नीचर एंड फिक्सचर। तो गाइस 2,40,000 में केवल 2 लाख रह गया था, लेस कराएंगे इसमें से डेप्रिसिएशन। तो गाइस कितना था डेप्रिसिएशन चेक कर लेते थे अपन ने, निकाला था कितना परसेंट था इसका, वो निकाला था अपन ने 10% यानी 20,000 अपन इसको लेस कराएंगे तो अपन यहाँ पे लिखेंगे 1,80,000। ठीक है गाइस, तो होगा फर्नीचर। फर्नीचर के बाद बात कर लेते हैं बिल्डिंग के बारे में। ठीक है गाइस, बिल्डिंग अपन को दे रखी थी 6 लाख, उसमें से भी लेस करेंगे जी डेप्रिसिएशन, 5% बनाया था, 30,000 लेस करेंगे तो 5,70,000। ठीक है जी, नेक्स्ट चलते हैं उसके बाद मोटर कार। तो गाइस मोटर कार जो आपको दे रखी है वो दे रखी है आपको 2 लाख की दे रखी थी और उस पर कितना परसेंट बनवाया था जी 20%। तो लेस करेंगे इसमें से डेप्रिसिएशन 40,000 का, तो यहाँ पे लिखेंगे 1,60,000। ठीक है गाइस, चलते हैं जी नेक्स्ट। उसके मोटर कार के बाद आता है आपका ऑफिस इक्विपमेंट। तो जी ऑफिस इक्विपमेंट, ऑफिस इक्विपमेंट कितने दे रखे हैं जी, ऑफिस इक्विपमेंट अपन को दे रखे हैं 2 लाख, क्योंकि ऑफिस इक्विपमेंट पे अपन को 160 दे रखे थे, 40,000 का अपन ने वो ऐड किया था। ठीक है, टाइपराइटर का, तो लेस करेंगे इसमें से डेप्रिसिएशन 15% के लिए बोला था इसने, 30,000 लेस करेंगे 1,70,000 लिख देंगे। ठीक है, ये हो गया। अब चलते हैं जी नेक्स्ट। अब आ जाते हैं स्टॉक एंड ट्रेड, जो कि आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन में दे रखा था। स्टॉक एंड ट्रेड क्लोजिंग स्टॉक 4,40,000। ठीक है गाइस, उसके बाद चलते हैं जी नेक्स्ट। अब ऊपर चलते हैं एक बार, इसमें देखते क्या क्या दे रखा है। ठीक है जी, अब अपन लिखेंगे सन्ड्री डेटर जो आपको दे रखे हैं, सन्ड्री डेटर 8,60,000 के दे रखे थे। एक बार चेक कर लेते हैं जी, यहाँ 8,60,000 के दे रखे थे। ठीक है जी, 8 अपन ने प्रोविजन कितने का बनाया था 40 लेस प्रोविजन, या शॉर्ट फॉर्म में लिख दे रहा हूं मैं पीवीडी। ठीक है, पीवीडी यानी मैंने प्रोविजन बनाया था इसका 5% 43,000 का, तो एक बार अपन लेस कराएंगे 8,60,000 में से 43,000, 8,60,000 माइनस 43,000, तो ये आया गाइस 8,70,000। कितना आया गाइस 8,70,000। उसके बाद अपन बात करते हैं, तो इसमें अपन को पता है कि प्रीपेड था इंश्योरेंस कितने का था गाइस 3,000 का, 3,000 का अपना इंश्योरेंस था प्रीपेड, जो कि अपन ने निकाला था 15 मंथ का था, 3 मंथ का जो था। अब ऊपर अपन को दे रखा है कैश एट हैंड, कैश एट हैंड, और ये गाइस दे रखा है अपन को कैश एट हैंड 14,000 का, 14,000 बच्चा कर लीजिए 26,000 का। उसका है कैश एट बैंक, तो गाइस ये अपन को दे रखा है 40,000 का। ठीक है गाइस, इसके अलावा कोई एडजस्टमेंट नहीं है। एक बार अपन और चेक कर लेते हैं, सारे के सारे अपन कर लिए निकाल लिए। तो एक बार आपने सॉल्यूशन में भी जाके बैलेंस शीट में भी देख सकते हैं, कैपिटल का हो गया 16,33 आ रहा है अपना। उसके बाद अपना लोन फ्रॉम विश्वनाथ 3,06,000, सेंटीग्रेटर 4,30,000 और आउटस्टैंडिंग रेंट 11,000। ठीक है गाइस, इधर अपना बिल्डिंग 5,70,000 आ गई अपनी, फर्नीचर एंड फिक्सचर अपना आ गया है जिससे, ठीक है, मोटर कार आ गया है और ऑफिस इक्विपमेंट आ गया, स्टॉक एंड ट्रेड हो गया, डेटर कर लिया, कैश एंड हैंड, कैश एट बैंक एंड प्रीपेड इंश्योरेंस।
अब गाइस इसका अपन टोटल देखते हैं जी कितना आता है अपना। तो 16,33,000 प्लस 3,06,000 प्लस 4,30,000 और प्लस 11,000, तो गाइस यार आपका 23,80,000 ठीक है। और गाइस उधर का भी एक बार चेक कर लेते हैं 1,80,000 प्लस 5,70,000 प्लस 1,60,000 प्लस 1,70,000 प्लस 4,40,000 प्लस 8,17,000 प्लस 3,000 प्लस करेंगे इसमें से 26,000 और प्लस करेंगे इसमें 40,000, तो ये भी अपना आ गया 23,80,000। अपनी बैलेंस शीट का टोटल दोनों साइड का बराबर आ गया 23,80,000 23,80,000। आई होप गाइस ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर गाइस कोई भी एडजस्टमेंट में कोई भी प्रॉब्लम अगर आ रही है तो आप मेरे को एक बार बता दीजिएगा। इसमें 6 एडजस्टमेंट थे, 6 के 6 अपन ने कर लिए। तो डेप्रिसिएशन का था वो कर लिया, उसके बाद उन्होंने टाइपराइटर का बताया था वो कर लिया था अपन ने, ठीक है। और उसके बाद जो उन्होंने इंश्योरेंस के बारे में बताया था वो कर लिया अपन ने एक एडजस्टमेंट, ठीक है। प्रीपेड के बारे में अपन ने एडजस्टमेंट कर लिया, ठीक। क्लोजिंग स्टॉक का एडजस्टमेंट कर लिया, प्रोविजन का अपन ने एडजस्टमेंट कर लिया और रेंट का एडजस्टमेंट कर लिया। तो ये 6 एडजस्टमेंट थे जो कि अपन इस इलस्ट्रेशन में समझे। तो ये था इलस्ट्रेशन नंबर 12, ये अपन ने पूरा कंप्लीट कर लिया। इसमें ट्रेडिंग पी&एल बैलेंस शीट बना। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा हो। और गाइस आप इसकी प्रैक्टिस करते रहिए, नहीं तो ये आपके दिमाग से उड़ जाएगा। जितनी प्रैक्टिस आप फाइनल अकाउंटिंग करेंगे आपके अकाउंट्स उतने ही मजबूत होगी, क्योंकि इसमें एक एक फैक्टर इंक्लूड होता है, एक फैक्टर सबके बारे में। प्रीपेड क्या होता है, आउटस्टैंडिंग क्या होता है, बैलेंस शीट का आइटम क्या होता है, ट्रेडिंग का क्या होता है, पी&एल का क्या होता है, तो ये सारी चीजें इसके अंदर आती हैं। तो ठीक है गाइस, आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो गाइस अब अपन बात करेंगे लिमिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यानी लिमिटेशंस क्या होती हैं, मतलब उसमें क्या क्या कमियां हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट। हालांकि अपन ने इसके बारे में बहुत पहले पढ़ लिया है। हिस्टोरिकल कॉस्ट की बात करें तो यानी कि अपन ने जो भी कोई असेट मान के चलते कोई बिल्डिंग है जो कि जब अपन ने परचेज करी थी, मान के चलते 2001 में परचेज करी थी 68 लाख की, और आज अगर उसकी वैल्यू करते हैं तो उसकी वैल्यू जो निकल के आ रही है वो आ रही है 5 करोड़। तो लेकिन हमने जितने पे परचेज करी थी अपन उसको फाइनेंशियल अकाउंट के अंदर की फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर उसी हिस्टोरिकल कॉस्ट में दिखाते हैं, जिससे कि हमारे जो बैलेंस शीट है वो मिसमैच रहती है। मतलब हम उसको अच्छे तरीके से दिखा नहीं सकते, उसकी ट्रू पिक्चर अपन नहीं दिखा सकते, क्योंकि हिस्टोरिकल कॉस्ट पर अपन को सारे के सारे आइटम्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट में रखने होते हैं। 68 लाख की परचेज करी, उसके 8% जो कॉस्ट आ रही है 5 करोड़ है, लेकिन हम 68 लाख पे दिखाएंगे क्योंकि इट्स हिस्टोरिकल कॉस्ट, ठीक है। तो ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट की लिमिटेशन है इस तरीके की। सेकंड है इंटेंजिबल स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। बताया था ना कि जो एम्प्लॉइज होते हैं, ठीक है, उनकी यानी कि वो अपने लिए कितने लॉयल हैं, उस लॉयल्टी की अपन स्टेटमेंट में उनका कुछ जिक्र नहीं कर सकते, क्योंकि मॉनेटरी टर्म्स में नहीं हो सकते, इसलिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट उनको नकार देती है। तो ये है इंटेंजिबल स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, यानी कि हमारे जो एम्प्लॉइज है हमारी की होती है बिजनेस की, उसकी लॉयल्टी को अपन मॉनेटरी टर्म में वैल्यू नहीं कर सकते, तो इसलिए वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर नहीं आती है। तीसरा है परपेचुअल कंटिन्यूटी एंड पीरियडिकल अकाउंट, मतलब हमारा बिजनेस का कंटिन्यूटी चलता रहेगा, गोइंग कंसर्न अजम्पशन होती है जी, ठीक है। तो कोई अपन ने खर्चा करा जो कि रेवेन्यू नेचर के जैसा लेकिन रेवेन्यू नेचर का खर्चा नहीं है, जैसे कि अपन मान के चलते हैं कि एडवर्टाइजमेंट कर लिया, उसको लॉन्ग ड्यूरेशन तक अपन उसको क्या करते हैं, रिटर्न ऑफ करते हैं। सपोज दैट हम गोइंग कंसर्न के अजम्पशन पे लेते हैं, जरूरी नहीं है कि हमारा बिजनेस कंटिन्यूटी चलता रहे, बीच में कभी भी बंद हो सकता है। अगर हमारे को लॉस पे लॉस हुआ जा रहा है तो अपन कभी बंद कर सकते हैं। तो ये भी एक अजम्पशन है, यानी कि जो लिमिटेशन है फाइनेंशियल स्टेटमेंट की, कि अपन इसको ट्रू फाइनेंशियल पिक्चर नहीं दिखा पाता है अपन को कि वो खर्चा लॉन्ग ड्यूरेशन तक चलेगा, ठीक है। बिजनेस अपन ने अजम्पशन पे ले रखा है कि गोइंग कंसर्न तरीके से नहीं चलता रहेगा, बंद कभी नहीं होगा, लेकिन अगर भविष्य में हमें पता नहीं होता कि बिजनेस कब बंद हो जाए तो उस खर्चे को अपन किस तरीके से शो करेंगे। तो ठीक है, तो ये भी इसकी लिमिटेशन है। डिफरेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज, जैसे आपको बताया था कि अपन नॉर्मली अकाउंटिंग पॉलिसीज जो होते हैं उनको करते चलते हैं स्टॉक का वैल्यूएशन फीफो लिफो वेटेड या एवरेज मेथड से करते हैं। तो अगर हम उसको कोई भी चेंजेस करते हैं तो वो चेंजेस में प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है, तो वो भी है कि डिफरेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज यूज करते हैं। तो अलग, जैसे कि कुछ लोग WDV से डेप्रिसिएशन लगाते हैं, फिर SLM से लगाते हैं, तो उसमें भी हमें डिफरेंस आ जाता है, तो वो ये कंप्लीट नहीं कर पाता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट। मैनेजमेंट पॉलिसीज है, मैनेजमेंट अलग अलग पॉलिसीज को फॉलो करते हैं, ठीक है, तो उससे भी हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर प्रॉब्लम्स आती हैं, लिमिटेशंस आती हैं। आई होप गाइस ये कोई इतनी खास नहीं है, नॉर्मल बता दिया हिस्टोरिकल कॉस्ट क्या, इंटेंजिबल स्ट्रेंथ क्या, परपेचुअल कंटिन्यूटी क्या है, डिफरेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज के बारे में बता दी, मैनेजमेंट पॉलिसीज के बारे में बता दिया, ये इसकी लिमिटेशंस है फाइनेंशियल स्टेटमेंट की। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी। ये कोई इतनी खास नहीं है, ये इसकी ऑलरेडी अपन ने पहले लेक्चर्स में इसके बारे में पूरा डिस्क्राइब कर रखा है कि क्या-क्या लिमिटेशंस होती है। हां, पॉलिसीज अगर हमें चेंज करनी होती है लॉ के अकॉर्डिंग तो हम चेंज कर सकते हैं, ठीक है, ये सब कुछ अपन ने बताया था। तो ये इसका लिमिटेशन। तो गाइस ये है यूनिट फर्स्ट फाइनल अकाउंट ऑफ नॉन मैन्युफैक्चरिंग एंटिटीज
चैप्टर नंबर 7 की यूनिट नंबर फर्स्ट जो कि अपनी हो गई है कंप्लीट। अब अपन मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट यूनिट के साथ। और गाइस आप इसका रिवीजन करते रहें, इसके इलस्ट्रेशंस करें, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जितना करेंगे उतना आपके अकाउंट्स मजबूत होगी। तो ठीक है गाइस, अपन मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गाइस गुड बाय एंड थैंक यू।